हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की और साथ ही साथ डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है IBO 1 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट नंबर 1.2 कॉन्सेप्ट एंड रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का सब पॉइंट्स है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट और सेकंड है डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। चलिए दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। Concept and relevance of international business environment. Simply speaking, environment refers to 1 million of surroundings. In the context of the business firm, environment can be defined as various external factors and forces that surround the firm that influences its decisions and operations. The two major characteristics in the environment as pointed out by this definition is: one, these factors and forces are external to the firm, and secondly, these are essentially uncontrollable. The firm can do little to change them. It has to rather learn to live with them. तो ये बोला जाता है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो एक सराउंडिंग होता है। बिजनेस फर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है उसका जो फैक्टर्स होता है, जो फोर्सेस एंड फैक्टर्स होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस होता है, वो उसको फर्म को जो है वो सराउंड करके रखता है। जो भी फर्म का जो डिसीजंस होता है या फर्म्स का जो भी ऑपरेशंस होता है उसको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस होता है वो अपनी तरफ से घेर करके रखता है। तो इससे दो कैरेक्टरिस्टिक सामने आता है इन्वायरमेंट का। पहला तो ये कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस है जो कि फर्म को सराउंड करते हैं, और दूसरा कि ये जो है वो पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जो फर्म है वो इसमें ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ जो चेंजेस हो रहा है उसी के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी के चेंजेस में उन्हें रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट की। इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस हैव अ लुक एट टू इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। वन क्लासिफिकेशन इज द माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की। माइक्रो एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फैक्टर्स इन द फर्म्स इमीडिएट एनवायरनमेंट विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फर्म्स डिसीजंस एंड ऑपरेशन। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो कि फर्म्स के जो डिसीजंस और ऑपरेशंस होते हैं उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस करता है उसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोला जाता है। दिस इंक्लूड सप्लायर्स, वेरियस मार्केट इंटरमीडियरीज एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज मिडिलमैन, ट्रांसपोर्टर्स, वेयरहाउस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च एजेंसीज, बिजनेस कंसल्टिंग फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड जनरल पब्लिक। तो ये सारे जो लोग हैं, जो सप्लायर्स, जो जनरल पब्लिक, कस्टमर, जो भी सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, फर्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्म का जो डिसीजंस होता है, जो ऑपरेशंस होता है उसको डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वेल द कस्टमर कंस्टिट्यूट फर्म्स, मार्केट सप्लायर्स एंड market intermediaries help providing the firm with inputs and assets in production and market processes. Competitors and general public also influence the way a firm conduct its business. तो जो कस्टमर है वो क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है फर्म का मार्केट को। कस्टमर ही फर्म का जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी गुड होता है वो परचेज करता है। साथ ही साथ जो सप्लायर और मार्केट इंटरमीडियरीज होता है वो गुड्स को पहुँचाता है मार्केट तक, फर्म तक। उसके बाद वो असिस्ट करता है प्रोडक्शन में भी और साथ ही साथ मार्केटिंग का प्रोसेस में भी। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं फर्म को ताकि वो बिजनेस को कंडक्ट अच्छी तरह से करा सके। जो वे में वो कंडक्ट करा रहा है उसके बारे में वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं वो डायरेक्टली मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, जो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के, जो भी फर्म्स के जो डिसीजंस होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उस पर। अब बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड कंस्टिट्यूट्स अ ब्रॉडर forces which affect the firm as well as other factors in the firm's macro environment. These include factors such as geographic, economic, financial, socio-cultural, political, legal, technological and ecological forces. तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म होता है, जो माइक्रो जो है वो शॉर्ट टर्म में हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ फर्म का जो डिसीजंस और ऑपरेशंस होता है उसको डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करता है। पर ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, बहुत ज़्यादा ये तरह से मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है, ब्रॉडर टर्म में इन्फ्लुएंस करता है फर्म को। और साथ ही साथ जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो माइक्रो एनवायरनमेंट के, उसको भी ये अफेक्ट करता है। जैसे कि जोग्राफिकल वे में कर सकता है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशो कल्चरल, ये सारे तरह से सारे फोर्सेस के थ्रू वो बिजनेस के जो डिसीजंस और ऑपरेशंस होते हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। फर्म्स नीड टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर चेंजेस इन दिस एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड डिवाइस स्ट्रेटजीज टू कोप विद देम। तो जो फर्म होता है वो कोई ना कोई चेंजेस लाता है, मॉनिटर करता है, देखता है कि जो भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस है, जो भी चेंजेस हो रहा है, जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है फर्म के डिसीजंस और ऑपरेशंस को, उसको वो कैसे टैकल कर सके, कैसे उसको मीन्स ठीक कर सके, अपने बिजनेस को कैसे वो सिचुएशन में अच्छी तरह से हैंडल कर सके।
तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक फॉरेन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट के बारे में। अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग international business environment is to divide the various factors into three broad terms: domestic, foreign and global environment। तो जो अनदर फैक्टर है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को कंस्टिट्यूट करता है, जो फैक्टर्स है वो डोमेस्टिक, फॉरेन और ग्लोबल इन्वायरमेंट होता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लोकेशन एट विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड फोर्सेज एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है लोकेशन पे, जिसमें कि जो इन्वायरमेंट का जो फैक्टर्स होता है और फोर्सेज होता है वो किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। लुक एट फिगर 1.1 where a schematic presentation of these three levels of environment along with their components has been shown। तो यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है अच्छी तरह से, सबसे अंदर में देखिए लिखा हुआ कंट्रोलेबल इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजंस। तो उसमें लिखा हुआ प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग। यहाँ पे अच्छी तरह से डिटेल में देखिए क्लियरली। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल होता है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, यहाँ इकोनॉमिक क्लाइमेट। अब इसके बाद सेकंड में फॉरेन इन्वायरमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल ये भी होता है। इसमें आता है ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और इसके बाद सबसे लास्ट आउटर पोर्शन में है ग्लोबल इन्वायरमेंट जो कि ये भी अनकंट्रोलेबल ही होता है। तो देखिए यहाँ पे भी इसका दिया हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स, फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स, और लास्ट है रेगुलेटेड रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड एग्रीमेंट्स। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि होता क्या क्या है। इन द फिगर innermost circle represents firm business strategies and decisions with regard to production, finance, marketing, human resource and research activity. Since these strategies and decisions are made by the firm, they are called controllables. Firm can change them but within the confines of various environmental factors। तो जो innermost circle है जहाँ बिजनेस स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस दिया हुआ है फर्म को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और रिसर्च एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग दिया हुआ है। और ये सारे जो है वो उसके जो स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस होता है फर्म के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए वो कंट्रोलेबल्स है। और फर्म्स जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कॉन्ट्रास्ट में ले करके। The next circle represents domestic environment and it consists of factors such as competitive structure, economic climate and political and legal forces which are essentially uncontrollable by the firm। तो जो next circle है वो domestic environment का, जहाँ पे जो factors दिया हुआ है जैसे competitive structure, economic climate and political and legal factors, जो कि क्या होता है वो firm के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो uncontrollable है। Besides profound effect of the firm's domestic business, these factors exert influence on the firm's foreign market operations। तो क्या करता है ये जो है फर्म्स के जो फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उसको बहुत मतलब अच्छी तरह से वो इन्फ्लुएंस कर लेता है, पूरी तरह से वो इन्फ्लुएंस कर लेता है ये सारे फैक्टर्स को। लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड और इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर एग्जांपल हैव प्रॉम्प्टेड मैनी इंडियन फर्म्स टू प्लंज इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो जो डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है या तो फिर डिमांड का कमी होने के कारण क्या होता है कि लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स एंड इंसेंटिव्स इन कंट्री हैव बीन अदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर द फर्म्स टू इंटरनेशनलाइज देयर बिजनेस ऑपरेशंस। तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स होता है, जो इंसेंटिव्स होता है कंट्री का, वो मोटिवेट करता है, वो फैक्टर मोटिवेट करता है फर्म्स को ताकि वो इंटरनेशनल क्या करे, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कर सके। सिंस दिस फैक्टर्स ऑपरेट एट अ नेशनल लेवल, फर्म्स आर जनरली फैमिलियर विद देम एंड आर एबल टू रेडिली रिएक्ट टू देम। तो जो ये सारे होते हैं फैक्टर्स वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट किए जाते हैं, फर्म्स जो है वो उसके साथ अच्छी तरह से फैमिलियर होते हैं और साथ ही साथ वो रेडी होते हैं सारी चीज़ों के लिए रिएक्ट करने के लिए, सारी चीज़ों का सामना करने के लिए। द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स फॉरेन इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फैक्टर्स लाइक जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रिवलेंट इन द फॉरेन कंट्री। तो जो थर्ड सर्कल है वो फॉरेन इन्वायरमेंट है, उसमें ये सारी चीज़ें आती है जो कि प्रिवलेंट है फॉरेन कंट्री में। बिकॉज ऑफ बीइंग ऑपरेटिव इन फॉरेन मार्केट, फर्म्स आर जनरली नॉन कॉग्निजेंट ऑफ दीज फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो जो फर्म है जो ऑपरेट हो रहा है वो फॉरेन मार्केट में हो रहा है, तो इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। द फर्म कैन नेगलेक्ट देम ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग बिजनेस इन द फॉरेन मार्केट। तो फर्म जो है वो उसको नेगलेक्ट कर सकता है अगर वो फॉरेन मार्केट में अपना जो बिजनेस उसको खोने के लिए अगर तैयार है तो।
द प्रॉब्लम गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन मार्केट। और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे करके, अगर जो फॉरेन मार्केट का जो नंबर होता है अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो, जिसमें कि फर्म ऑपरेट कर रहा है। डिफरेंसेस एग्जिस्ट नॉट ओनली बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट बट ऑल्सो अमॉन्ग द इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन डिफरेंट फॉरेन मार्केट। तो जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वायरमेंट्स के बीच में नहीं होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे मार्केट इन्वायरमेंट के बीच में होते हैं जो कि फॉरेन मार्केट्स में भी प्रिवेल करते हैं। Because of environmental differences, business strategies that are successful in one nation might fall miserably in other countries. तो जो इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस होता है हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो उसके कारण क्या होता है जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होता है, कोई भी अगर एक सक्सेसफुल है, अगर कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है एक नेशन में, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी सक्सेसफुल हो। वो कई बार क्या हो जाता है दूसरे कंट्रीज़ में जा के वो पूरी तरह से डूब जाता है, पूरी तरह से वो ख़राब हो जाता है। फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस देयरफॉर रिक्वायर एन इंक्रीज sensitivity to the environmental differences and adaptation of business strategies to suit the differing market situation। तो क्या होता है जो फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस होता है उसको क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, जो इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस और अडेप्टेशंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ताकि वो बिज़नेस को अडेप्ट कर सके, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है उसको वो अडेप्ट कर सके ताकि वो जो मार्केट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर सके। अब लास्ट है द अपरमोस्ट सर्कल विच सर्कल 4 रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज एंड इज़ नॉट कन्फाइंड इन इट्स इम्पैक्ट टू जस्ट वन कंट्री। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट होता है वो नेशनल बाउंड्रीज़ के बीच में होता है, और साथ ही साथ ये जो है वो सिर्फ एक कंट्री में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में पड़ता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ओवर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज एंड कंप्राइजेज ऑफ फोर्सेज लाइक world economic conditions, international financial systems, international agreements and treaties and regional economic grouping। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट होता है ये सारे जो ग्रुपिंग्स है, जो सारे जो फैक्टर्स है उसको डोमेस्टिक और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें ये सारे फोर्सेस मतलब आते हैं। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी, वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, generalized system of preferences, international commodity agreements and initiatives taken at regional level such as European Union, North American Free Trade Association and the Association of Southeast Asian nations are some of the examples of global environment forces having worldwide or regional influence or business operation। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड में या तो बोल सकते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड है, पूरी रीजनल इन्फ्लुएंस कर मतलब पूरी तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस ऑपरेशन को, जैसे कि WTO, IMF, UNCTAD, GSP, EU, एशियन, नाफ्टा, ATC। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जो सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूरे ग्लोबल को इन्वायरमेंट को वो अफेक्ट करते हैं। तो ये था ग्लोबल इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और फॉरेन इन्वायरमेंट के बारे में, और साथ ही साथ मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार इसके समरी में मैं आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो डायरेक्टली फर्म के डिसीजंस और ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, और मैक्रो इन्वायरमेंट होता है जो कि फर्म्स और मीन से ब्रॉडर फैक्टर्स होता है, जो माइक्रो इन्वायरमेंट से ब्रॉडर टर्म होता है, और जो ये है फर्म को जो अफेक्ट करता है ब्रॉडर टर्म में करता है, और साथ ही साथ माइक्रो इन्वायरमेंट से ज़्यादा वो अफेक्ट करता है। इसके अलावा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, तो ये क्या होता है, डोमेस्टिकली जो अफेक्ट करता है, मीन्स क्या होता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड कम हो जाता है या तो फिर कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो लोग अपना इंटरनेशनल बिजनेस कर लेते हैं, तो उसी में डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आता है। फिर नेक्स्ट है फॉरेन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है और फर्म्स जो है वो नेगलेक्ट कर दे, मीन्स जो प्रॉब्लम्स उसको नेगलेक्ट कर देते हैं अगर वो फॉरेन मार्केट में अपना बिजनेस को लूज़ करना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ अगर फॉरेन मार्केट में अपना जो भी मतलब चीज़ का फर्म जो ऑपरेट कर रहा है अगर वो नंबर उसका बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर इसके बाद लास्ट में ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट हो जाता है जो कि डोमेस्टिकली और फॉरेन, डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री दोनों को बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करता है उसके फैक्टर्स और फोर्सेस को, और ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस ऑपरेशंस को। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से और क्लियर हो सके। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।